हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बुक आई है 67th बीपीएससी के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जो कि हमारे वीडियो को और बेहतर बनाने में सहायता कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलाना आज़ाद अल हिलाल। अल हिलाल एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1912 में मौलाना आज़ाद द्वारा किया गया था। तो ये सही है ऑप्शन ए। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पत्रिका थी और कॉमरेड जो है वो मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली की पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एसी मजुमदार। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता एसी मजुमदार ने की थी और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की एकता स्थापित हुई थी और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की और उस समय 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। 1940 में ब्रिटिश सरकार के युद्ध नीति के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। अगला प्रश्न है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस के स्वर्ण जयंती पर विस्तृत इतिहास पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया, जिसे विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे और उन्हें क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल की तिकड़ी गरम दल से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। अकबर ने अपने शासन के 19वें साल में मनसब व्यवस्था की शुरुआत की थी और इस व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब या श्रेणी दिया जाता था। मनसब का मतलब होता है ओहदा या दर्जा और मनसब को 2 भागों में बांटा जाता है, जात और सवार। अगला प्रश्न है, 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध में अपनी सरकार बनाई थी। उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई, मद्रास में कांग्रेस को
पूर्ण बहुमत से जीत मिली थी। अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1853। 1853 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का आरंभ किया गया था और उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा और रानी लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहब और तात्या टोपे ये दोनों कानपुर से थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी। देखिए, पुर्तगाली जो है वो 1498 में सबसे पहले आते हैं और 1961 में सबसे अंत में ये भारत से जाते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी जो हैं 1664 में भारत आते हैं व्यापार के लिए, अंग्रेज़ 1608 में और डच जो है वो 1602 में आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सेवा सदन। सेवा सदन जो है वो बहरामजी एम मालाबारी के द्वारा स्थापित किया गया था 1885 ईस्वी में। नाम याद रखेंगे, बहरामजी एम मालाबारी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में बैरकपुर के 47वीं रेजिमेंट ने सर्वप्रथम धार्मिक आधार पर विरोध करते हुए बर्मा जाने से इनकार किया था। उस समय हिंदुओं का मानना था कि समुद्र पार करने का मतलब है उनका धर्म नष्ट हो जाना। इस आदेश का विरोध करने वाले सैनिकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी माउंटबेटन। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया था और माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भगवान विष्णु। दशावतार मंदिर यूपी के देवगढ़ में स्थित है जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निष्काम क्रम का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईसोपनिषद। और ईसोपनिषद जो है यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है और भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने बड़ी संख्या में अभिलेख जारी किए। कुमारगुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की थी और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुर्ज होम। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट
बुर्जहोम में नवपाषाण कालीन मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद या सयादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जैन मत का। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है और एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसे एरन का सती अभिलेख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्होंने मृच्छकटिकम की रचना की। तो ये कथन गलत है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक द्वारा की गई थी। शूद्रक द्वारा की गई थी। कालिदास जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, तो ये सही है। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में थी, तो ये सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा गया, तो ये भी सही है। कालिदास की मुख्य रचनाएं हैं मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञा शकुंतलम। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दाऊद खां करारानी। 1574-76 में जब अकबर ने बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया तो उस समय बिहार में दाऊद खां करारानी का शासन था। उसके बाद 1580 में मुगल साम्राज्य ने बिहार को एक अलग प्रांत का रूप दिया और राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान देने का उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विद्यानंद। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला गांधार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य यहाँ के आचार्य थे, तो तक्षशिला के आचार्य जो थे वो चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंगाल और दिल्ली। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र जो है वो संघर्ष का अखाड़ा बंगाल और दिल्ली के मध्य बना रहा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, यूरोपीय कंपनियों को बिहार से सोरा, नील, सूती वस्त्र और अनाज, ये चारों चीज़ जो है वो प्राप्त किया जाता था। और बिहार आने वाला सबसे पहला अंग्रेज़ जो था वो पीटर मुंडी था। अगला प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पश्चात
स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध ना कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉन शोर। जॉन शोर के सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ। 1783 के अकाल के बाद जॉन शोर ने अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया, जिसके बाद 1784 में पटना में गोलघर के निर्माण का शुरुआत हुआ और 1786 में गोलघर का निर्माण पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूपेंद्रनाथ दत्त। भूपेंद्रनाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का स्थापना की। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद मतलब के भारत का तोता भी कहा जाता है और अमीर खुसरो को कव्वाली एवं उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई। तो ये गलत है। अमृत बाजार पत्रिका बंगला से हिंदी में नहीं, बंगला से इंग्लिश में परिवर्तित हो गई थी और यह एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय आया। तो ये सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, तो ये भी सही है। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगला से इंग्लिश में परिवर्तित हो गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राणा कुंभा। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रतीक मुद्रा अर्थात कागजी मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और मलिक मोहम्मद जायसी की एक और प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पद्मावत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाश्चात्य शिक्षा। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा सती प्रथा का विरोध किया था, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के दौरान किसानों की एक बैठक में किसानों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि जब तक सरकार किसी निष्पक्ष ट्रिब्यूनल की गठन नहीं करती तब तक लगान की अदायगी नहीं होगी। किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर लगान नहीं देने की शपथ ली और बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसका आह्वान गांधी जी ने 1918 में किया था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह, इसका आह्वान गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इन चारों आंदोलनों का आह्वान महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1989 में, 1989 में। 61वीं संविधान संशोधन के तहत 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया और 1989 के आम चुनाव में ही इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी। तो ये गलत है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा की बैठक में कहा था कि राज्य का संघ उक्ति को संघीय के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। प्रथम, भारतीय संघ राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ। द्वितीय, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी सारा कथन सत्य है। भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया, ये सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये भी सही है। और राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, तो ये कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। सन 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड से मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। ठीक है। ब्रिटेन से संसदीय शासन, ये सही है। अमेरिका से मूल अधिकार, ये भी सही है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, ये भी सही है। आयरलैंड से डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जो है वो रशिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 2 बार पदभार संभाला है और वे भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वें वर्ष। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष भारत के वित्त आयोग का गठन करना है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग
के रिपोर्ट को संसद में स्वीकार कर लिया गया है और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को। और 2019 के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट में संशोधन के बाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में है जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 138 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी विवादों का निपटारा करता है। अगला प्रश्न है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है और इसे 1993 में संविधान के 73वें संशोधन करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार। भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल को संसद में भाग लेने का तो अधिकार है मगर वोट देने का अधिकार नहीं है और इसका वर्णन अनुच्छेद 88 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। गैर नागरिकों को अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता ये अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये अधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी सही है और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। इन चारों अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान है वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं और जो मूल अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है कि माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी M3। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं M1 और M2 क्या होता है। तो M1 जो है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों की मांग जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये M1 के अंतर्गत आता है। और M2 के अंतर्गत M1 प्लस डाकघरों के पास बचत जमाएं और M3 के अंतर्गत जो आता है वो M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा और M4 के अंतर्गत आता है M3 प्लस डाकघरों की समग्र जमाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र और बैंक ड्राफ्ट, ये चारों जो है साख मुद्रा के अंतर्गत आते हैं और साख मुद्रा एक ऐच्छिक मुद्रा है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं होती। अगला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। भारत सरकार की इस योजना में राज्यों को 15,000 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी, जो कि 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह राशि 12,000 करोड़ की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। आरबीआई की स्थापना 1935 में कलकत्ता में हुई थी और 1957 में इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थापित किया गया, जो वर्तमान तक है। आरबीआई का गठन अधिनियम 1934 के तहत किया गया था, तो ये सही है। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सही है। इसके प्रथम गवर्नर सर ओसोबोर्न स्मिथ थे, तो ये भी सही है। और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारतवर्ष में 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई, यह दर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7.11। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है। अगला प्रश्न है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज के भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, ये सही है। और किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख से अधिक। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है और अमृत योजना के तहत 500 शहरों का चयन किया गया था और ये योजना जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता और आम में शीर्ष है, तो ए और बी इसका उत्तर होगा। दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, आम और पपीता, इसके उत्पादक के लिए भारत जो है शीर्ष पर है और चावल, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंपनी के सभी शेयरों का सकल बाजार मूल्य से। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015। परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है, तो ये कथन गलत है। यहाँ पर जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 28% की दर है। ठीक है,
1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, तो यह सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया, तो ये भी सही है। जीएसटी परिषद जीएसटी की कर निर्धारित करती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत की कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इसमें 2019-20 की तुलना कितनी वृद्धि हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18%। 18% वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, मानक मध्याह्न रेखा एवं कर्क रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। मानक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा भारत में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न है, इनमें नवीनतम रॉक सिस्टम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोंडवाना। गोंडवाना रॉक सिस्टम सबसे नवीनतम रॉक सिस्टम है। भारत का लगभग 98% कोयला क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काटते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, किस अभयारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तोप चांची। तोपचांची अभयारण्य जो कि वर्तमान में धनबाद झारखंड में स्थित है, इसके बीच में एक खूबसूरत झील है। लावालौंग अभयारण्य चतरा जिले में है। उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है और कैमूर अभयारण्य कैमूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो सबसे पहले उत्तर में है, उत्तर की दिशा में विशाखापट्टनम है, उसके बाद मछलीपट्टनम है, उसके बाद चेन्नई है और उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह है जो कि सबसे दक्षिण में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम है घटते हुए या अवरोही क्रम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। केरल में 93.91% साक्षरता है, मिजोरम में 91.58, गोवा में 88.70 और त्रिपुरा में है 87.75% साक्षरता है। तो सबसे ज़्यादा केरल में और यहाँ पर सबसे कम गोवा में है। अगला प्रश्न है, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर को कौन सा NH जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी NH57। NH57 पूर्णिया और मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। NH102 छपरा और मुजफ्फरपुर, NH85 छपरा और गोपालगंज और NH33 अरवल, भागलपुर एवं फरक्का को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोलिविया। बोलिविया दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। घोलरंध्र, युवाला, अंधघाटी और लैपीज, ये चारों आकृतियाँ भूमिगत जल द्वारा बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। दिए गए विकल्पों के अनुसार बांग्लादेश सबसे छोटा परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है,
और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर, लाल सागर और कैरिबियन सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भभुआ। बिहार में चूना पत्थर का विस्तृत क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है, अतः इसी कारण सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना उस क्षेत्र में अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। अनुसूचित जनजाति बिहार की जनसंख्या का कुल 1.3% है, जिसमें अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है और इसमें 6.35% जो है वो अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्तीपुर। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज में पूछता है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, तो समस्तीपुर हो जाएगा, और अगर ओवरऑल पूछता है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में है ग्रामीण जनसंख्या। अगला प्रश्न है, गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कमला और बागमती। उत्तर बिहार में नदियों का सही क्रम घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मेची एवं महानंदा है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस, जिसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लियोपर्ड्स इन इंडिया 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 के अवधि में तेंदुआ की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 62.5%। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी एक भूविज्ञानी हैं। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2021 के 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी किस देश ने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। और बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद रजुलू चिंताला। 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंदा रजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वां। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मनासा वाराणसी। मनासा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 38,035.94 करोड़ रुपया। 13,264.87 करोड़ रुपया ये स्वास्थ्य के लिए है। अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है,
कैच द रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल शक्ति मंत्रालय। कैच द रेन अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर 2021 तक जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। देश में ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, 30वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शरद पंगारे को। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस का थीम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 140वां। जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का जो रैंक है वो है 140वां और आइसलैंड को यहाँ पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और पिछले साल भारत का जो रैंक था वो 112वां था और इस वर्ष अफगानिस्तान को 156वां मतलब अंतिम पायदान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इम्तियाज़ अनीस। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच हुआ, जिसमें 22 खेल शामिल थे। अगला प्रश्न है, नौरा अलमतरोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने 93rd ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोमैडलैंड। अगला प्रश्न है, बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं। 100वां प्रश्न है, ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिहार। ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आरा, जो कि भोजपुर में है। ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के आरा जिला से हुई है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजगीर। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गया में। बिहार का पहला नगर वन पार्क गया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दरभंगा में। बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना दरभंगा जिले में की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में किस नए खेल को शामिल किया गया? तो आइए देखते हैं। स्केटबोर्डिंग को शामिल किया गया है, सर्फिंग को शामिल किया गया है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है और कराटे कुमाइट को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा में है, उसके बाद सिक्किम में और उसके बाद दिल्ली में। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो ज़िला है वो तो नंबर 1 पे बिहार है, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है और नंबर 3 पर झारखंड है। सबसे गरीब राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है और यहाँ गरीबी 39% है। पूरे भारत का गरीबी दर 21.9% है। अगला प्रश्न है, चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। चाय महोत्सव 2021 का आयोजन असम राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज़्बेकिस्तान। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2 का आयोजन रानीखेत उत्तराखंड में किया गया था। भारत और कजाकिस्तान के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो है काजिंद, और भारत और किर्गिस्तान के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो है खंजर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। भारत का पहला फायर पार्क जो है उड़ीसा में स्थापित किया गया है। और अगर प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, तो वो उसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा और पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.8%। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश इंग्लैंड है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 481.7 मिलियन। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कामगारों की संख्या 481.7 मिलियन है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फैदोमीटर। समुद्र की गहराई फैदोमीटर द्वारा मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और अल्टीमीटर से ऊंचाई की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, RH कारक किस जंतु में देखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंदर। RH कारक बंदर में देखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सांप। सांप में सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं। सांप में कशेरुकाओं की संख्या 200 से 400 होती है और प्रत्येक कशेरुका में 2 पसली जुड़ी होती है
और मानव में पसलियों की संख्या 24 होती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। मस्तिष्क जो है वो सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए और सूंघने के लिए, इन चारों के लिए जिम्मेदार है। ये चारों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 31। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कशेरुक रज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है वो कशेरुक रज्जु में है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। सर्दी के मौसम में घट जाता है तो ये गलत है। गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है तो ये भी गलत है। सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है तो ये कथन भी गलत है। किसी भी मौसम में शरीर का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। मानव शरीर का तापमान जो है वो किसी भी मौसम में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने से श्वास की गति, तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य से बढ़ जाती है। रक्त में जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो दिए गए इकाइयों में लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फर्मी मीटर। फर्मी मीटर की जो लंबाई होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है और एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है और एक माइक्रोन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो इन सब में सबसे छोटा जो है वो फर्मी मीटर है। फर्मी मीटर को फेम्टोमीटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हृदय। शरीर का हर समय काम करने वाला अंग है हृदय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र m0L1T-1 के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर m0 और यहाँ पर L1 है मतलब मीटर और T-1 मतलब पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो यूनिट है वो चाल का SI यूनिट है। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले नसा मार्ग, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई और उसके बाद ब्रैकियोलस। अगला प्रश्न है, निर्वात में गमन करने वाला तरंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो निर्वात में गमन करता है। ध्वनि तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, परंतु बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए 3 भौतिक बल सिद्धांत हैं। एक केशिकत्व सिद्धांत, दूसरा श्रृंखला सिद्धांत और तीसरा ससंजन और
वाष्प उत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गैस। पीरियोडिक टेबल में गैस का कोई वर्णन नहीं है। पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व को धातु, अधातु और उपधातु की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उच्च दाब पर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है और इसका फॉर्मूला होता है CH4N2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। विशेष रूप से लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए संवेदनशील संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट। दंत लवक मुख्यतः कैल्शियम के कैल्शियम फॉस्फेट यौगिक से बनता है। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो इसका सही उत्तर होगा द्रव के कण के द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 होता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस पारस रेंज में दिखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 400 से 780 नैनोमीटर। और ये रेंज जो है वो विजिबल लाइट का रेंज है। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। 141 से 150 तक के प्रश्नों में मैथ का प्रश्न पूछा गया है, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को PDF के द्वारा टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।